एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर तुर्की एक ऐसा ही देश है। रूस के साथ क्या डबल गेम खेल रहे हैं तुर्की के खलीफा अर्दोगन। एक तस्वीर आई है और इस तस्वीर ने चौंका दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के पीएम ओली आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से बौखलाए हुए चीनी राजदूत ने कुछ से कुछ कहना शुरू कर दिया है, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। नेपाल में चीनी राजदूत के खिलाफ लोग भी भड़के हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हमेशा इंसान को अपनी अकल और पराई दौलत दोनों ही बड़ी दिखाई देती है। ऐसा ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के दिमाग में चल रहा है। दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझने की भूल कर रहे हैं। वह दुनिया में जारी हर विवाद में खुद के देश की टांग अड़ाकर दोनों तरफ से फायदा कमाना चाहते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही एक कोशिश में अमेरिका ने उन्हें सबक सिखाया था, जब बाइडेन ने रूसी AS-400 सिस्टम खरीदने के कारण तुर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। इसके बावजूद अब वो उसी तरीके से रूस को धोखा देने की कोशिश में है। दरअसल खुद को रूस का हमदर्द बताने और यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में बिन बुलाए मध्यस्थता की कोशिश करने वाले अर्दोगन के देश तुर्की ने रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को दूसरे कॉर्वेट की डिलीवरी करी है। ऐसी संभावना है कि इस कॉर्वेट का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने वेबसाइट पर घोषणा करके बताया है कि यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्का तुर्की की यात्रा के दौरान एडा क्लास कॉर्वेट के लॉन्चिंग समारोह में शामिल हुई। यूक्रेन के पास पहले से मौजूद कॉर्वेट का भी समुद्री परीक्षण चल रहा है। तुर्की के एडा क्लास जहाज आमतौर पर विमानों, अन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। यूक्रेन की समुद्री सीमा काला सागर, ओक आजोव सागर से मिलती है। फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद उसके पास छोटी नौसेना थी, लेकिन इस देश ने बिना चालक वाले छोटी समुद्री ड्रोन विकसित किए, जिन्होंने रूस की काला सागर फ्लीट को काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की से मिला कॉर्वेट काला सागर और अजोव सागर में देश के हितों की रक्षा करने में मदद करेंगे, लेकिन विशेष रूप से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भी मिशन में सहायता करेगा। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेनचुक ने बताया कि अब दूसरा कॉर्वेट लॉन्च किया गया है। अगला कदम इसे उपयुक्त हथियार प्रणाली से लैस करना, दूसरे चालक दल को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि जहाज पर काम करने के लिए 100 लोगों के नए चालक दल को प्रशिक्षित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध के समय में भूमध्य सागर और काले सागर को जोड़ने वाले तुर्की के व्यस्त बोस्पोरस जलडमरू मध्य से युद्धपोतों के गुजरने पर रोक लगाता है। हालांकि राष्ट्रपति के बयान में ये नहीं बताया गया है कि तुर्की का शिपयार्ड वास्तव में कहाँ स्थित है, जिसका अर्थ ये है कि जलडमरू मध्य उत्तरी किनारे पर हो सकता है, सीधा मार्ग यूक्रेन तक हो सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने 2020 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत तुर्की को 2 कॉर्वेट का ऑर्डर दिया था। यूक्रेनी अधिकारियों ने पिछले महीने एक समुद्री सुरक्षा रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य अपनी नौसैनिक क्षमता का पुनर्निर्माण करना है। इसे पश्चिमी भागीदारों से भी मदद मिल रही है। यूके, नॉर्वे की अध्यक्षता में समुद्री क्षमता गठबंधन की स्थापना पिछले दिसंबर में की गई थी। है जहां एक तरफ ये सारा चीज चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की को लेकर अब सोचना होगा कि आखिरकार रूस इसे कैसे देखे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं नेपाल में 12 जुलाई को एक बस हादसा हुआ। बसों में सवार 65 लोगों में से 62 अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। इसी बीच इस दुखद हादसे को लेकर नेपाल में चीनी राजदूत सेन सोंग की एक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। उनके बयान से नेपाल के लोगों में भी नाराजगी है। 28 जुलाई को प्रकाशित एक खबर को शेयर करते हुए चीनी राजदूत सेन सोंग ने लिखा कि 19 किलो का चुंबक जो लापता बस की तलाश करने के लिए लाया गया था, वो खुद गायब है। उन्होंने एक्स पर ये बात लिखी, जिसे लेकर नेपालियों में गुस्सा है। वो मान रहे हैं कि चीनी राजदूत दुखद हादसे पर संवेदना जताने के बजाय
मजाक बना रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह हादसा 12 जुलाई को हुआ जब त्रिशूली नदी में 2 बसें बह गई। भारी बारिश के कारण नदी उफनाई हुई थी। इसी दौरान काठमांडू से गौर जा रही एक बस नदी में बह गई। इसके अलावा बीरगंज से एक बस काठमांडू जा रही थी, वो भी इस बाढ़ में बह गई। दोनों बसों में कुल 62 लोग सवार थे, जिनमें से 62 के बारे में पता नहीं चल पाया है। ये घटना नेपाल के चितवन जिले के सिमताल में हुई है। इस हादसे में लापता लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसके अलावा बसों के बारे में भी खोज जारी है। पता नहीं चल पा रहा है कि दोनों कहाँ हैं। इसी अभियान में मदद के लिए नेपाल ने भारत से गुहार लगाई थी। इस पर भारत ने 12 सदस्यों का एक टोही दल भेजा था, जिनके पास चुंबक भी थे। इन चुंबकों की मदद से बसों को खोजा जाना था, क्योंकि उसमें लोहा बड़े पैमाने पर लगा है। उम्मीद है कि लोहे के बसों के संपर्क में आते ही चुंबक उससे चिपक जाएगा और बसों तक पहुंचा जा सकेगा। लेकिन अब तक इस अभियान की किसी भी सिरे तक नहीं पहुंचा जा सका है। ऐसे में चीनी राजदूत के बयान को नेपाल के अलावा भारतीय टोही अभियान पर भी एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक नेपाल या भारत की ओर से चीनी राजदूत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खाटीवाड़ा ने सेन के बयान को आपत्तिजनक बताया और विदेश मंत्रालय से इस पर जवाब मांगने की अपील की। वहीं सांसद सर्वेंद्रनाथ शुक्ला ने चीनी राजदूत का नाम लिए बिना ही आलोचना की। नेताओं के अलावा नेपाल के आम लोगों का भी मानना है, ऐसे दुखद हादसे पर चीनी राजदूत को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको बता दूं, ये सारी चीजें हो क्यों रही है? इन सारी चीजों के पीछे एक बड़ा कारण है। नेपाल सरकार भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहती है, ऐसा लग रहा है। ओली के आने के बाद ऐसा ही कुछ लग रहा है। इसी क्रम में अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में रेल का संजाल बिछाने, भारत से लगी सीमाओं को रेल के साथ जोड़ने, कोसी बागमती नदी में जहाज चलाने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू किए जाने की बात कही है। यातायात मंत्रालय की समीक्षा बैठक में पीएम ओली ने कहा कि इस समय सिर्फ जनकपुर धाम से जयनगर तक रेल सेवा संचालन में है, लेकिन अब नेपाल के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रेल का संजाल बिछाने के लिए भारत के साथ होने वाले द्विपक्षीय वार्ता का एजेंडा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल में भी पूर्व पश्चिम रेल चलाने के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ओली ने कहा कि नेपाल के तराई क्षेत्र में बन रहे रेलवे मार्ग को भारत के अलग अलग शहरों के साथ जोड़कर हम भारत से लाखों श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों और पर्यटकों को नेपाल ला सकते हैं। पीएम ओली ने कहा कि जल्द ही जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक रेल सेवा शुरू होने वाली है। इसी तरह से रक्सौल से वीरगंज, जोगबनी विराटनगर, जमुना नेपालगंज, पानी टंकी सिलीगुड़ी में मालवाहक सामानों की ढुलाई के लिए ट्रैक बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि इन रूटों पर सामान की ढुलाई के साथ पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के लिए भी भारत से वार्ता की जाएगी। रेलवे विस्तार के अलावा नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए पानी जहाज भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है। ओली ने मंत्रालय के कर्मचारियों को निर्देश देते हुए पानी जहाज चलाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोसी बागमती जैसे नदियों पर जहाज चलाया जा सकता है और उसे भारत के साथ जोड़ने से उस रास्ते पे भी हजारों लोग नेपाल घूमने आ सकते हैं। अब ये जो भारत के साथ संपर्क बढ़ रहा है ना, ये चीज चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है। ओली ने फिलहाल BRI के लिए हाँ नहीं बोला है। ओली को माना जाता था कि ये चाइना के पार्टी के हैं। अब ऐसे में ओली का जो ये थोड़ा बदला हुआ रूप है, इस बदले हुए रूप की वजह से चाइना गुस्साया हुआ भी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।